Welcome to CR International School online classes. Hello students. Our today's topic is Rutherford model of atom and their drawback and spectrum. वो भी टॉपिक बेटा क्या है, हमारे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से ही रिगार्डिंग लगता है, लास्ट में उसके ड्रॉबैक्स में आएगा. इज इट क्लियर? चलिए, तो वैसे बोर्ड पे आप देख रहे हैं, कल हमने आपको बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल थॉमसन मॉडल को डिफाइन किया था, तो मुझे लगता नहीं है इसको बताने की जरूरत है, क्योंकि आप 9th में भी अच्छे से पढ़ के आए और 9th और इसमें कोई चेंजेस नहीं है. कल की वैसे जो पढ़ाई थी, चाहे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम हो, चाहे हमारा बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस हो, ठीक है, या हम उसको बोल सकते हैं अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, इन दोनों में बेटा कोई भी डिफरेंस नहीं था जो आप 9th क्लास में पढ़ के आए थे, एज सच ही थे. ठीक है. नहीं, देखिए जैसे ये जो रदरफोर्ड ने दिया था, इसमें भी सेम वो ये गोल्ड फॉइल था, हम अल्फा रेस का कंपार्टमेंट कराते हैं, अल्फा पार्टिकल्स का, ये पढ़ के आए हो आप 10th में. तो क्या होता है, हमें जगह जगह डिफ्लेक्शन मिलता है. क्लियर? जब इसको ऑब्जर्व किया तो उसने क्या पाया है ना, कि भाई कुछ रेस जो हैं वो मतलब वैसे तो 90 मतलब मोस्ट ऑफ द कह सकते हैं कि 98-99% जो रेस थी वो स्ट्रेट निकल गई, सीधी निकल गई. ठीक है ना. इससे उन्होंने इसका क्या कंपैरिजन निकाला कि भाई जब पॉजिटिवली चार्ज सीधे निकल गई, मतलब उसके रास्ते में कोई पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट नहीं है. समझ में नहीं? जहां बिल्कुल बहुत कम परसेंट था जो तुरंत जिस डायरेक्शन में गई उसी में वापस आ गई. इसका मतलब जहां गई और वहां वापस आई, इसका मतलब वहां पे एटम का एग्जैक्टली मतलब सारा का सारा मैक्सिमम पॉजिटिव पार्ट है, तभी तो उसी डायरेक्शन में रिपेल कर दिया. क्या हुआ, थोड़ा एक लार्जली डिफ्लेक्शन आया, एक स्लाइटली डिफ्लेक्शन आया, तो उन्होंने वहां के लिए क्या पॉइंट निकाला कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे एक जगह सेंटर ऐसा आया कि जहाँ पे पूरी तरह रिपेल हो गया, फिर थोड़ा सा लार्जली डिफ्लेक्शन आया, फिर स्लाइटली डिफ्लेक्शन आया, फिर बिल्कुल डिफ्लेक्शन नहीं आया. तो ये यहाँ से इन्होंने क्या मीनिंग निकाल दिया कि जो एटम का सेंटर पार्ट होता है ना, और उसको नाम दिया न्यूक्लियस. ठीक है. नहीं, तो एटम के सेंटर पार्ट पे एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक्यूमुलेट होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं. इज इट क्लियर? और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाते जाते हैं एटम में, तो वैसे वैसे पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट कम होता जाता है, जिससे लार्जली फिर स्लाइटली डिफ्लेक्शन आता है, और एटम का एक जगह ऐसी आती है, मतलब मोस्ट ऑफ द पार्ट होलो होता है, जिससे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द रेज उसमें सीधी निकल जाती है बिना डिफ्लेक्ट किए हुए. इज इट क्लियर? इस तरीके से इन्होंने बेटा क्या दिया, हमें न्यूक्लियस का मॉडल दिया, मतलब इसको बोलते हैं डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, है ना, या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल. इज इट क्लियर? चलिए, एक मैंने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन की डिस्कवरी का थोड़ा सा ये चीज आपको बताया था. इज इट क्लियर? चलो, अब हम बात करते हैं, जैसे बेटा थॉमसन मॉडल की ड्रॉबैक आई थी, तो समय होता है, ये नहीं है कोई चीज एक बन गई तो वो परमानेंटली है, वो काफी टाइम तक सही भी रह सकती है. जैसे समय आगे बढ़ता है, कुछ चीजें नई चीजें पता चलती हैं, तो पुराने जो मॉडल्स होते हैं वो गलत हो जाते हैं, या वो जो करंट मॉडल होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं. वो मॉडल सारे सवाल समय के साथ जैसे टाइम आगे बढ़ता है, नई नई चीज़ें पता चलती हैं, तो नए सवालों का, नए फैक्ट्स का आंसर उनसे नहीं मिल पाता, तब उन मॉडल्स में बेटा वही चीज़ क्या बन जाती है, उन मॉडल्स की ड्रॉबैक बन जाती है. और जब साइंटिस्ट लोग उस ड्रॉबैक्स को दूर करते हैं तो वो एक नया मॉडल बन जाता है. इज इट क्लियर? चलो, अब देखिए बेटा, हम बात करते हैं इस रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक क्या थी. ठीक है. तो रदरफोर्ड मॉडल की ड्रॉबैक बताने से पहले आपको ये तो पता होना चाहिए कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम क्या होता है. एक्चुअली ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम नहीं है बेटा, ये रदरफोर्ड का जो मॉडल है वो फॉर द न्यूक्लियस है. समझ में आया कि ये रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम नहीं. एक्चुअली पता दिक्कत क्या है, 9th क्लास में जब आप पढ़ के आते हो, दो चीजें हैं, एक अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑफ डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस, या रदरफोर्ड का मॉडल भी बोल सकते हैं फॉर न्यूक्लियस. तो ये एक अलग चीज है, और उसने फिर इसी की हेल्प लेके पूरे एटम को डिफाइन किया, पूरे एटम के बारे में बताया. वो इसका क्या है, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम है. इज इट क्लियर? तो उसमें ज्यादा अंतर नहीं है, 75% डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एटम वो दोनों सिमिलर ही हैं. एक छोटे, बस एक लास्ट में 1-2 पॉइंट है वो थोड़ा सा डिफरेंट है. तो इसने यहां पर क्या बात करी है कि भाई पॉजिटिव चार्ज सेंटर में होता है और उसको हम न्यूक्लियस बोलते हैं. समझ में आया नहीं? बाकी देखो, इस मॉडल में आपको इलेक्ट्रॉन के रिगार्डिंग कोई बात नहीं आएगी. समझ में? हमने अल्फा रेज डाली, अल्फा रेज सेंटर पार्ट से रिपेल हो गई, मतलब सारा का सारा एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ है, सेंटर में, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं. और धीरे धीरे क्या होता है, न्यूक्लियस से जैसे हम एटम के बाद दूर की तरफ बढ़ते हैं, बाहर की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट धीरे धीरे कम हो रहा है. ये बात उसने कैसे बताई, क्योंकि पहले लार्जली डिफ्लेक्शन आया उनमें, फिर स्लाइटली आया, फिर सीधे निकल गई. इज इट क्लियर? तो यहां पर केवल और केवल बात हुई एटम के अंदर के पॉजिटिव चार्ज की, वो कहां एक्यूमुलेट है, और उसको टर्म दिया गया न्यूक्लियस.
इज इट क्लियर? यहाँ इलेक्ट्रॉनों से रिगार्डिंग ज्यादा कोई चीज नहीं है। और जब इलेक्ट्रॉन और एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की पोजीशन के बारे में जब बात करेंगे तो वही चीज क्या बन जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। समझिए, तो रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस आप कह सकते हो, या डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस वो एक अलग चीज हुई। वहां केवल न्यूक्लियस के बारे में, पॉजिटिव चार्ज के बारे में बातें हैं। जब हम इसी में इलेक्ट्रॉन को और ऐड कर देंगे, है ना, इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस को और ऐड कर देंगे, तो यही चीज क्या बन जाएगा, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। तो आप याद रखना, पेपर में 9th में बच्चे बहुत गलती करके आते हैं, समझ में आया नहीं? तो इस आप वहां पर अपना ये मतलब याद रखना कि भाई पेपर में आया क्या है, ठीक है? नहीं तो ध्यान से कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के बारे में पूछ रहे हैं, या आपके पास बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ न्यूक्लियस के बारे में पूछ रहे हैं। इज इट क्लियर? चलो बेटा, अब हम इसमें आगे लेके चलते हैं। हमारे पास क्या बनेगा, अब हम बात करते हैं, चलो ये तो अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग है, चलो अभी इसको थोड़ा सा रहने दूंगा, ठीक है? या किसी एक एटम को एक से बना तो ऐसा होता है। अब हमारे पास आता है बेटा कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम। अब केवल एटम की डिस्कशन होगा, ठीक है? रदरफोर्ड्स, है ना, मॉडल ऑफ एटम। तो देखो यहाँ पर क्या है, जैसे हमारे पास मान लीजिए कोई एटम है, ठीक है? तो ये उसने बताई दिया न्यूक्लियस की डिस्कवरी में कि सारा पॉजिटिव चार्ज जो है ना, इसको हम क्या बोलते हैं आपके पास, है ना, न्यूक्लियस है। और होल पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है ना, वो इस न्यूक्लियस में अक्युमुलेट होता है। क्लियर? अब देखो यहाँ भी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम के पॉइंट भी क्या है कि एटम के अंदर जो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इज इट क्लियर, वो एटम के सेंटर पार्ट में अक्युमुलेट करता है, जिसको न्यूक्लियस बोलते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, उस पॉजिटिव चार्ज, एक्चुअली क्या है पॉजिटिव चार्ज क्या होती है बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते क्या है, ये एक्चुअली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होते हैं उस वही तो चीज होती है। आपको जैसे आप सुना होगा पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, एक अट्रैक्शन होता है, पॉजिटिव में क्या होता है, एक रिपल्शन होता है। तो एक्चुअली क्या होता है, ये फील्ड्स होती हैं। जैसे आपने मैग्नेटिक फील्ड देखी है बेटा, है ना, जैसे आपने दो अम्पायर मैग्नेट ली, ये नॉर्थ है और इसका भी नॉर्थ है। आप नॉर्थ, तो इनसे आप जानते हो, इनसे इस टाइप से फील्ड निकलती हैं। अब आप जानते हो कि दो मैग्नेट्स को जब हम नियर लाना जैसे से पास लाते हैं तो आपको चुपकेंगे भी नहीं है, समझ में? पास बिल्कुल एडजेसेंट नहीं है, उसके पहले ही आपको एक रिपल्शन फील होने लगेगा, ठीक है? तो क्या होता है, वो एक्चुअली इनकी फील्ड जो है ये नॉर्थ के सेम फील्ड क्लैश करने लगी। और यही चीज अगर क्या हो बेटा, अगर एक का साउथ कॉर्नर हो और एक का नॉर्थ कॉर्नर हो तो क्या होगा, है ना, कि जैसे ही नॉर्थ साउथ की जैसे ये फील्ड एक दूसरे कॉर्नर तुरंत तेजी से खींचेंगे, तो हमारे पास क्या होता है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। ऐसे क्या होता है, जब हमारे पास चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है ना, कि जैसे जो आप जान गए चार्ज क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है। तो एफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। तो अब आप सोचो कहीं पे डेफिशिएंसी और एक कॉर्नर पे डेफिशिएंसी और एक कॉर्नर पे एफिशिएंसी, तो उनमें अट्रैक्शन होगा। तो ये क्या है, एक तरह का फोर्स है जो आपको दूसरे सामने वाले ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट कर सकता है या रिपेल कर सकता है। अब मान लो दूसरा वाला भी इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, ये भी एक, दोनों ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट है, तो जैसे जैसे पास आएंगे तो दोनों की फील्ड क्या करेंगे, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इट इज बेसिकली है ना, फोर्स ऑफ फील्ड ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन। इज दैट क्लियर? तो यहाँ से उन्होंने ये बताना चालू करा कि सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ होता है, सेंटर में एक्युमुलेट होता है, और धीरे धीरे उस पॉजिटिव चार्ज की जो अट्रैक्शन फील्ड होती है, सुने, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे उसका इफेक्ट क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। तभी तो क्या होगा, कुछ चीजें सीधे निकलेगी। चलो अब यहीं पर उसने बताया, अब बात आती है जो सेकेंड, सारे ये अब तक तो ये सारी चीजें किसकी है, न्यूक्लियस की है, मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है। अब आओ बात करते हैं इलेक्ट्रॉन की। बस इसमें क्या ऐड हुआ, इलेक्ट्रॉन की बात ऐड हुई, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन के लिए उन्होंने क्या बोला कि एटम का, है ना, मोस्ट ऑफ द पार्ट क्या होता है, होलो होता है। ये पार्ट क्या होता है, होलो, ठीक है? क्योंकि मोस्ट ऑफ द, अभी तक हमने न्यूट्रॉन का नाम भी नहीं लिया, वो बात अलग है, बाद में पता चलेगा न्यूट्रॉन भी होते हैं। अभी न्यूट्रॉन की डिस्कवरी तो नहीं, तो अभी हम केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात है। और थॉमसन मॉडल में पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ही बताई गई है, समझ में आ गई? तो प्रोटॉन तो यहाँ हो गए, और उसके बाद क्या है, ये सारा पार्ट क्या है, वो एटम का बाकी 99% पार्ट क्या होता है, होलो होता है, मतलब खाली सा होता है ना? और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या होते हैं, रोटेट करते रहते हैं। इज इट क्लियर? तो हमारे पास ये उन्होंने चीजें दी कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, तो पूरा मॉडल क्या हो गया हमारे पास, समझ में आया? पहला पॉइंट तो वही है जो न्यूक्लियर मॉडल ऑफ न्यूक्लियस है, मतलब अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल है। बस इसमें एक पॉइंट और इंट्रोड्यूस हुआ कि जो एटम का जो 99% पार्ट होता है वो होलो होता है, और उसी होलो पार्ट में जो एटम के में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं, ठीक है बेटा? तो इस तरीके से ये चीजें आ गई। अब बात करते हैं इसमें ड्रॉबैक्स क्या क्या आई बेटा, ठीक है?
तो एक तो मेन ड्रॉबैक आप 9th क्लास में पढ़ के आए हो बेटा, क्या चीज पढ़ के आए हो कि एक्चुअली एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पे काम करते थे। वो उनका काम किस पे था, है ना, मैग्नेटिक रेडिएशन। अभी ये टॉपिक आपके चैप्टर में भी आएगा, ठीक है नहीं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या होते हैं, जैसे अभी मैंने बताया एक मैग्नेट की एक फील्ड होती है, एक चार्ज की भी एक फील्ड होती है, इलेक्ट्रॉन है एफिशिएंट है डेफिशिएंट है। तो ये हमारी कुछ वेव्स का मतलब जो वेव होती हैं, है ना, तो जो जिसपे जैसे फॉर एग्जांपल होता क्या, आप 9th-10th में फिजिक्स में भी ये पढ़ के आओगे, जैसे कोई चार्ज पार्टिकल बहुत तेजी से रिवॉल्व करे तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब कॉन्टिन्यूसली सेम पाथ पे करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और मैग्नेट बहुत तेजी से घूमे तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करती है ना। और अब जब जहाँ पर हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेट, अब जैसे हमारी अर्थ है ना, हमारे अर्थ में नॉर्थ पोल साउथ पोल भी है, और हमारे अर्थ के अंदर बहुत सारे सब्सटेंस, और हमारे अर्थ के अंदर भी तो बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस भी हैं जो इलेक्ट्रिक फील्ड रखते हैं, बहुत आयनिक कंपाउंड है। तो हमारे अर्थ के अंदर, अर्थ का कोर ही आयरन का बना हुआ है, और बहुत सारे आयरन का ऑक्साइड भी है, बहुत सारे मेटल के ऑक्साइड भी हैं। तो ये सब क्या रखते हैं, ये आयन्स होने की वजह से आयनिक फील्ड रखते हैं, और बहुत सारे जो हमारे मेटल्स हैं वो बेटा मैग्नेटिक कैरेक्टर भी रखती हैं, ठीक है। तो अर्थ का नॉर्थ पोल साउथ पोल हुआ, और अर्थ के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे इलेक्ट्रिक मटेरियल है ना। तो इस तरीके से हमारी अर्थ की भी क्या होती है, एक ईएम फील्ड होती है, और आप पढ़ोगे भी ईएम फील्ड बेटा हमारी अर्थ की जो बाहर से आने वाली रेडिएशंस होती है ना, उनसे हमारा अर्थ को बचाती भी है। समझ में आया नहीं, तो ये आप आगे आप पढ़ोगे अपना इस चीज़ों में, लेकिन मेन पॉइंट पर आते हैं बेटा हम। तो जो मैक्सवेल था उसने क्या बोला था कि जब कोई चार्ज मतलब कोई छोटा बहुत टिनी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और लेकिन और वो चार्ज हो, और चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली रोटेट करे किसी पाथ पर, तो वो अपनी धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करने लगता है। कहने का मतलब ये देखो, अगर हम पॉइंट्स पे जाएं कि मैक्सवेल की थ्योरी क्या कहती है हमसे, कि जैसे मान लो कोई भी, जैसे अब इलेक्ट्रॉन है, एक चार्ज पार्टिकल है, वो कंटिन्यूसली एक, जैसे मान लो अब ये न्यूक्लियस है, अगर ये कंटिन्यूसली किसी पाथ पर रिवॉल्व करेगा, बार बार किसी पाथ पर रिवॉल्व करेगा, ठीक है नहीं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और अपनी एनर्जी को लॉस कर, तो इसको इस बात को डिफाइन करने के लिए क्या बोला गया, देखो कि जब कोई चार्ज पार्टिकल और कंटिन्यूसली एक पाथ पर रिवॉल्व करता है एक समय, तो वो धीरे धीरे अपनी एनर्जी का क्या करता है, लॉस करता है। और जब वो धीरे धीरे बेटा अपनी एनर्जी का लॉस करेगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि वो कहाँ कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में। मतलब समझ में आया। तो मैक्सवेल ने क्या ड्रॉबैक निकाला, पॉइंट समझ में आया कि एक्चुअली क्या है, इससे पहले भी उन्होंने रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया था अपने मॉडल में, न्यूक्लियस मॉडल मतलब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम में, कि भाई सारा प्रोटॉन कहाँ है, सेंटर में है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के अराउंड है ना सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं। अभी सर्कुलर पाथ कैसे आया, तो वो भी मैं आपको बता ही देता हूँ। देखो क्या चीज होती है, जैसे हमारे पास ये न्यूक्लियस है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन है, और आप जानते हो कोई भी ऑब्जेक्ट जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगे, तो जो उसका वे है वो मतलब जिस कंडीशन में है, जिस मूवमेंट में, वो उसी में रहना पसंद करता है। लॉ ऑफ मोशन में आप पढ़ चुके हो। तो देखो इलेक्ट्रॉन का पाथ क्या है, ये ठीक है भाई, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल प्रेशर फोर्स नहीं आएगा तो ये क्या है, इसी पाथ में रहेगा। इज इट क्लियर। तो इलेक्ट्रॉन का अपना पाथ है ये, ठीक है, और हमारे पास क्या है, इस पे देखो इलेक्ट्रॉन को ये, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, और ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज, सारा इकट्ठा एक साथ है, तो इलेक्ट्रॉन को सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स। अब इलेक्ट्रॉन का पाथ ये, और सेंटर में इसके परपेंडिकुलर एक फोर्स लग रहा है, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, पाथ बेटा इलेक्ट्रॉन का ही हो जाएगा। ठीक है नहीं, ये आप फिजिक्स में ये डायग्राम पढ़ोगे, मैकेनिक्स वगैरह में जब आपको पढ़ाया जाएगा कि जब दो फोर्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, है ना, तो उसका जो पाथ होता है उन दोनों के मिडिल में आ जाता है। इज दैट क्लियर। अब क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, तो अब ये इधर जाएगा इसका पाथ, और इसको फिर सेंटर में एक फोर्स लगा तो इन दोनों के मिडिल में आ गया। इज दैट क्लियर। तो ये इन दोनों के मिडिल आया। अब इलेक्ट्रॉन इस पे कंटिन्यूसली आगे बढ़ेगा, तो ये इसका सेंटर का फोर्स हो गया, तो ये इस पे आगे इसके मिडिल में आ गया। क्लियर। अब ये इस पे आगे बढ़ा, ये इसके सेंटर का फोर्स, तो ये फिर इसके मिडिल में एक फोर्स लग गया। क्लियर है। अब ये इस पाथ पे आगे गया, और इस पे ये सेंटर का एक फोर्स हो गया, तो इनके मिडिल में फिर ये आ गया। तो आप देख रहे हो, तो इस तरीके से क्या इलेक्ट्रॉन एक हमारे पास यहाँ है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ये है, और अगर बेटा हम इन पाथ को मिला दें, ये जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशंस आई हैं, अगर हम इनको मिला दें, तो आप देख रहे हो हमारा इलेक्ट्रॉन का पाथ कैसा बन रहा है, एक सर्कुलर बन रहा है। तो रदरफोर्ड इस तरीके से अपने मॉडल में, ठीक है चलिए, तो अपने मॉडल में उन्होंने ये तो बता दिया था कि इलेक्ट्रॉन जो है
वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। तो ये पॉइंट समझ में आया। अब इसी पॉइंट को यूज किया एज ए ड्रॉबैक, इसी पॉइंट को काउंटर किया किसने, मैक्सवेल ने, क्योंकि उसका काम अपना किस पे था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सब्सटेंस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पे था। तो उसका अपना एक लॉ है, उसने ये अपने कई तरीके से एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी किया है। जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, ठीक है नहीं, बहुत छोटा चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली किसी पाथ पे रिवॉल्व करता है बार बार, तो वो अपनी एनर्जी को लॉस करने लगता है। तो उसने कहा अगर इलेक्ट्रॉन बार बार सेम पाथ पे रिवॉल्व करेगा तो अपनी एनर्जी को कॉन्टिन्यूसली लॉस करने लगेगा, और जब वो कॉन्टिन्यूसली लॉस करेगा, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, तो जब वो कंटिन्यूसली लॉस करेगा अपनी एनर्जी को, तो एक टाइम क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते करते, है ना, अपनी एनर्जी को लॉस करते करते अट्रैक्शन फोर्स उतने का उतना ही है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होती जा रही है, समझ में नहीं। तो धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में क्या हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू दिस तो इलेक्ट्रॉन बाहर कहाँ मिले फिर न्यूक्लियस के, ठीक है, पॉइंट आ रहा है आपको समझ में। तो ये एक बेटा इन्होंने प्रॉब्लम निकाली, किसने, मैक्सवेल ने, कि जब कोई छोटा चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूअसली सेम पाथ पर रिवॉल्व करेगा, ठीक है, तो बार बार कंटिन्यूअसली रिवॉल्व करने से अपनी एनर्जी को कंटिन्यूअसली लॉस करेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ कोलैप्स कर जाएगा, न्यूक्लियस में। इज दैट क्लियर। और एक दूसरी बेटा प्रॉपर्टी और है जो इसी से, दूसरी और ड्रॉबैक है जो इसी से रिलेटेड है। वो क्या ड्रॉबैक है बेटा, देखो एक आप स्पेक्ट्रम पढ़ोगे, है ना, टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम, और स्पेक्ट्रम आपके पास आएगा। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है, जैसे किसी भी लाइट रे या किसी भी एनर्जी का रे का किसी चीज में पढ़ने पर क्या होता है, जैसे आप देखो प्रिज्म होता है ना, आप, मैं अभी शॉर्ट, क्योंकि ये पूरा एक टॉपिक है, आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, तो उससे पहले शॉर्ट में समझिए। जैसे आपने प्रिज्म पे लाइट डाली, तो ये क्या होता है, 7 कलर्स में डिफ्लेक्ट हो जाती है ये वेव योर, है ना, ये 7 कलर्स में क्या होती है, लाइट जो होती है आपकी डिफ्लेक्ट हो जाती है। आया पॉइंट समझ में। तो ये क्या है, मतलब अलग अलग कलर्स में स्प्लिट कर जाना है, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट, दैट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रम, ठीक है बेटा। तो क्या होता है, जब एनर्जी में चेंजेस आएगा किसी सब्सटेंस की, तो एनर्जी क्या करती है, बाहर डिके करती है। आपने देखा इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के टाइम पे, कैथोड रेज के टाइम पे, कि कैथोड की तरफ से जो रेज निकली वो जब गैस में पार्टिकल से टकराई, उन्होंने ऑब्जर्व करी, देन इमिट करी, तो वहां पे क्या हुआ, अभी एक एनर्जी का गैप बना, और वो एनर्जी रिलीज हुई, है ना, और कलर कैसा जनरेट होता, ब्लू और ग्रीन कलर जनरेट हुआ था। इज दैट क्लियर। तो वही सब चीजें हैं। तो मैक्सवेल ने भी ये कहा कि यहां पर जब ये कंटिन्यूअसली एनर्जी को लॉस कर रही है, तो इसका स्पेक्ट्रम भी क्या आना चाहिए, कॉन्टिन्यूस आना चाहिए। जब एनर्जी कॉन्टिन्यूअसली डिक्रीज कर रही है, तो जो कलर में चेंजेस होने चाहिए, है ना, स्पेक्ट्रम बनना चाहिए, वो भी क्या बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। लेकिन इसका बनता क्या है, जो उस टाइम स्पेक्ट्रोस्कोपी एक इंस्ट्रूमेंट था और उस तरीके से नापने जो मेजर करने का तरीका था, तो यहाँ पर इसका जो स्पेक्ट्रम उससे आ रहा था, कैसा आ रहा था, लाइन लाइन मतलब टुकड़ों में, समझ में आया नहीं। जैसे देखो ये ब्लैक लाइन है, ये व्हाइट लाइन है, तो ये क्या है ना, जैसे आप देखते हो, जैसे आप फॉर एग्जाम्पल इससे देख सकते हैं आप, है ना, जैसे हमारे पास क्या है, ये रेड कलर है और ये व्हाइट है, तो ये जो लाइन है ये आपको सेपरेट, जैसे यहाँ देखो ये येलो हुआ, ये बीच में एक ब्लैक सा है, ये व्हाइट आ गया फिर, ठीक है। तो व्हाइट और ब्लैक को ये लाइन क्या कर रही है, सेपरेट कर, जैसे ये रेड है ये येलो है, तो इनको सेपरेट कर रहा है। तो लाइन स्पेक्ट्रम ये होते हैं जब कलर का सेपरेशन आपको बिल्कुल साफ साफ क्लियर हो, है ना। तो चलो मैं स्पेक्ट्रम ही बता देता हूँ फिर क्या होता है सीधे से, जब इतनी चीज आई गई है, क्योंकि इसकी लास्ट ड्रॉबैक यहीं पर है, समझ में आया नहीं। तो अब ये पूरा का पूरा टॉपिक ही हमारा हो जाएगा कवर। तो देखो पहली चीज आती है स्पेक्ट्रम क्या होता है बेटा, है ना। तो स्पेक्ट्रम होता है कि जब लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर, सब्सटेंस पर इंसिडेंट करे या उससे निकले, समझ में आया, दोनों, है ना, इंसिडेंट करे या उससे निकले, तब हमारे पास क्या होता है, लाइट का डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में स्प्लिट कर जाना, समझे, स्प्लिटिंग ऑफ द लाइट इनटू डिफरेंट डिफरेंट कलर्स, दैट इज कॉल्ड फॉर्मेशन ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम समझ में आ गया आपको। अब स्पेक्ट्रम के टाइप आते हैं बेटा। एक स्पेक्ट्रम का टाइप होता है लाइन स्पेक्ट्रम और एक होता है कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो देखो लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि कलर्स इस तरीके से अलग हो, स्प्लिट हो, कि आप एक कलर के बाद कब दूसरा कलर स्टार्ट हो रहा है, दूसरे से तीसरा कब स्टार्ट हो रहा है, ये आपको पता चल जाए, सेपरेशन आपको क्लियर दिखे। जैसे मैंने अभी आपको देखो ये बताया, ठीक है नहीं। अब जैसे आपका क्या है, ये है ना, आप जैसे ये व्हाइट है, व्हाइट से ये ब्लैक आ रहा है, ब्लैक के बाद एक रेड आ रहा है, तो आपको सेपरेशन साफ साफ पता चल रहा है, ठीक है ना बेटा। तो जहां पर कलर, मतलब कलर तो एक दूसरे से बटे हुए हैं, पास पास भी है, एक दूसरे से मतलब फैल भी गए, लेकिन इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हुए कि एक कलर से दूसरा कलर, दूसरे से तीसरा कलर, ये आपको साफ साफ क्लियर हो रहा है, तो ये कहलाता है आपका लाइन स्पेक्ट्रम। एक जैसे आपने कभी देखा आसमान में, जैसे कभी आपके स्काई होता है, आप देखो कभी एक जगह आपको डार्क ब्लू सा दिख रहा है,
और वो डार्क ब्लू धीरे 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 स्काई ब्लू लाइट ब्लू में आता जाता है ना, लाइट ब्लू से वो लाइट ग्रे में आता जाता है और एक बार वो डार्क ग्रे बन जाता है। सो बादलों में कभी आपने देखा है ना। तो क्या होता है, एक कलर कब खत्म हो, है ना, जैसे मान लो रेड से एक तो होता है बिल्कुल रेड लाइन स्ट्रिप हो, रेड के बगल में ऑरेंज स्ट्रिप हो, ऑरेंज के बगल में येलो स्ट्रिप हो, तो आप सेपरेट कर पा रहे हो तुरंत। एक क्या है, कब रेड कलर खत्म हो और कब ऑरेंज चालू हो गया आपको पता नहीं चल पा रहा, जैसे कलर मिक्सिंग होती है ना, तो उस टाइम पे। इज इट क्लियर? तो कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम क्या हो कि हमारे कलर्स इस हिसाब से स्प्लिट करें कि उनका सेपरेशन हम आसानी से ना बता पाए, ठीक है। तो दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम, सब एक साथ है, कॉन्टिन्यूस है, वन बाई वन, कब एक खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म हुआ तीसरा स्टार्ट हो गया, ये हम ना बता पाए, दैट इज कॉन्टिन्यूस स्पेक्ट्रम। और एक लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब एक कलर और फिर सेपरेशन आपको साफ साफ दिखे कि ये कलर खत्म हुआ दूसरा स्टार्ट हो गया, दूसरा खत्म तीसरा स्टार्ट हो गया, है ना, जैसे अभी मैंने एग्जाम्पल के थ्रू बताया। तो इस तरीके से स्पेक्ट्रम के दो टाइप समझ में आए। अब आता है बेटा एक क्लासिफिकेशन और होता है स्पेक्ट्रम का, उनके बनने के बेसिस पर कि वो किस तरीके से बने। तो क्या होता है, आपके पास दो तरीके से होते हैं। एक बार क्या होता है, जब कोई लाइट रे किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट करे, है ना, तब आपका क्या इंसिडेंट मतलब उस सब्सटेंस ने लाइट को एब्जॉर्ब किया। तो लाइट रे जब किसी ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और वो ऑब्जेक्ट जब लाइट को ऑब्जर्व करता है तब कलर सेपरेशन हो जाए, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो लाइट के एब्जॉर्ब करने पर बने, दैट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और एक क्या मान लो उसने ऑब्जर्व किया और फिर लाइट उससे निकली, इमिट हुई, तो ऐसा स्पेक्ट्रम जो लाइट के ऑब्जेक्ट से इमिट होने पर बने, समझ में आया, दैट इज इमिशन स्पेक्ट्रम। तो एक होता है, एक क्लासिफिकेशन है स्पेक्ट्रम किस तरीके से बन रहा है, कैसे बन रहा है उसके बेसिस पर। एक है कैसा बन रहा है स्पेक्ट्रम, है ना, कॉन्टिन्यूस बन रहा है कि लाइन कलर्स का सेपरेशन आसानी से आप सेपरेट कर पाओ, एक मतलब समझ में आया। और एक किस तरीके से बन रहा है, क्लियर है कि ऑब्जेक्ट पर जब इंसिडेंट हुई लाइट, तो जब लाइट एब्जॉर्ब करी उस ऑब्जेक्ट ने तब स्पेक्ट्रम कलर का सेपरेशन हुआ, इज इट क्लियर, या जब लाइट ऑब्जेक्ट से निकली, समझ में आया, और इसको बोलते हैं इमिशन स्पेक्ट्रम। समझ में आ गया? तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं। तो ऐसे आप ही बताओ बेटा, यहाँ पे कंटिन्यूसली एनर्जी, आप देखो अब हम ड्रॉबैक पे आते हैं, ठीक है। तो रदरफोर्ड की ड्रॉबैक थी मॉडल की, तो उसने बोला जब वो कंटिन्यूसली एनर्जी का लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां से जब कंटिन्यूसली एनर्जी लॉस होगी तो स्पेक्ट्रम भी कैसा बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस बनना चाहिए, है ना। और भाई एनर्जी टुकड़ों में होती, कभी मान लो 10 यूनिट हो गई, कभी 5 हो गई, कभी 7 हो गई, तो स्पेक्ट्रम हिसाब से बनता 10 यूनिट का अलग बनता, 5 का अलग, 7 का अलग। समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से यहाँ पे स्पेक्ट्रम क्या बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस। बट बनता क्या है एटम का स्पेक्ट्रम, जब हाइड्रोजन एटम का स्पेक्ट्रम जो बना वो कैसा बना बेटा, लाइन स्पेक्ट्रम बना। लाइन मतलब एनर्जी टुकड़ों में रिलीज हो रही होगी, समझ में आ गया? तो ये एक ड्रॉबैक बनी। तो दोनों ड्रॉबैक बेसिकली यहीं से रिलेटेड है कि कोई छोटा चार्ज पार्टिकल कॉन्टिन्यूसली रिवॉल्व करेगा तो धीरे धीरे अपनी एनर्जी को लॉस करेगा, और एनर्जी लॉस करेगा धीरे 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 वो न्यूक्लियस में कोलैप्स हो जाएगा। पहली चीज मतलब वो बाहर नहीं मिलेगा बल्कि वहीं में मिलेगा। दूसरी चीज ये, अगर चलो माना और वो कंटिन्यूसली जब एनर्जी को लॉस करेगा तो उसका स्पेक्ट्रम कैसा बनना चाहिए, कॉन्टिन्यूस, लेकिन वो कंटिन्यूस नहीं बनता, वो कैसा बनता है, लाइन स्पेक्ट्रम बनता है। ये दो ड्रॉबैक तो आपकी बुक्स में मिलती है, और एक ड्रॉबैक बेटा और थी जो बुक्स में कुछ बुक्स देती हैं और कुछ नहीं देती। रदरफोर्ड ने बेटा वो तो, और वही तीसरी ड्रॉबैक जो होती है बेटा, और ये जो स्पेक्ट्रम से रिलेटेड जो है, यही आगे इन प्रॉब्लम को दूर करने पर कौन सा बना, बोर मॉडल ऑफ एटम बना, समझ में आया, बोर्स मॉडल ऑफ एटम। तो वो तीसरी ड्रॉबैक क्या है कि रदरफोर्ड ने ये तो बता दिया कि सेंटर में सारे प्रोटॉन हैं और सेंटर के अराउंड मतलब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, लेकिन किसी एटम में जितने भी इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, मान लो किसी में 7 है, किसी में 5 है, किसी में 11 है, किसी में 18 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या वो 18 इलेक्ट्रॉन एक ही सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं या डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं? और अगर डिफरेंट सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं तो किस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं? तो ये बात रदरफोर्ड मॉडल नहीं बता। आपको याद हो बोर ने KLMN बताया, शेल बताई, है ना, 2n² का रूल आया, फर्स्ट सेल में 2, याद आया समझ में? तो ये यहाँ की एक ड्रॉबैक थी कि रदरफोर्ड ये क्लियर नहीं करता, रदरफोर्ड मॉडल ये क्लियर नहीं करता कि जो जितने भी किसी एटम में इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, वो क्या एक ही सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं? इस डायग्राम से ये तो बता दिया उन्होंने कि सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते हैं, लेकिन क्या एक ही सर्कुलर पाथ में सारे इलेक्ट्रॉन हैं या डिफरेंट सर्कुलर पाथ है? और अगर डिफरेंट है तो किस सर्कुलर पाथ में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो इस तरीके से बेटा ये हमारी प्रॉब्लम है किसकी, रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की। ठीक है बेटा, चलिए अगली वीडियो में नेक्स्ट चीज देखते हैं। थैंक यू।